हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। डाइटम कोशिका की संरचना तथा प्रजनन का वर्णन करें। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लोग जानते हैं डाइटम के बारे में। यह डाइटम जो है प्रोटिस्टा के प्रकाश संश्लेषी संघ का भाग है। यानी डाइटम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का भी काम करता है। यह जो होता है एक कोशिकीय होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिका का यह बना हुआ यहाँ पर पाया जाता है। इसकी अगर हम संरचना को देखें तो इसकी संरचना में मुख्य रूप से इसकी कोशिका भित्ति ही मान्य होती है। यानी कि ये हम इसका एक संरचना बनाते हैं। ये इसके कोशिका भित्ति है। इसको हम लोग कहते हैं एपिथेका। एपिथेका। और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हाइपोथेका। हाइपोथेका। और इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। चूंकि यूकैरियोटिक कोशिका है तो स्पष्ट रूप से केंद्रक होगा और इसमें ये जीव द्रव्य है। बाकी अन्य कोशिकांग भी इसके अंदर पाया जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें ये होती है, ये जो एपिथेका और हाइपोथेका है ये सिलिका का बना होता है। और जब ये जीव मर जाता है तो इसका सिलिका बचा हुआ रहता है जो समुद्र के अंदर डायटोमेसियस अर्थ का निर्माण करती है। तो इस कोशिका में हम सब कुछ देखेंगे। जितने भी सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग होंगे सब यहाँ पर होगा। हरित लवक भी होगा क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण करता है। समुद्र में एक बड़ा उत्पादक समूह ये बनाता है। तो ये इसमें प्रोटिस्टा की ये कोशिका की संरचना होती है। हाँ, इसकी आकृति अलग अलग रूपों में यह हो सकती है। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर पूछा गया है प्रजनन के बारे में भी, तो चलिए जानते हैं। अगर इसमें प्रजनन की बात करें तो प्रजनन इसमें दोनों प्रकार का होता है। अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। तो किस प्रकार से होता है दोनों, ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग लेते हैं थोड़ा सा अलैंगिक प्रजनन के बारे में। हम जानते हैं अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक ही सदस्य की आवश्यकता होती है। तो ये मुख्य रूप से कह सकते हैं कि यह कोशिका विभाजन के द्वारा होती है, जिसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा सामान्यतः इसमें यह अलैंगिक प्रजनन होता है। इसमें क्या होता है, ये जो एपिथेका होता है और ये हाइपोथेका होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसका दोनों भाग ये अलग अलग हो जाता है। और इसमें जब भी नया परत बनेगा तो वो हाइपोथेका ही होता है। जैसे ये एपिथेका है तो इसमें जो है ये नया परत बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे हाइपोथेका। और इसमें भी ये जो बनेगा नया ये हाइपोथेका ही होगा। यानी कि विभाजन करके ये दो सदस्य बनाता है। ये वाला एपिथेका था। नया वाला जो हमेशा बनता है, ये जो नया परत बनता है ये हमेशा इसमें हाइपोथेका ही बनता है।
और इस तरह से द्विखंडन के द्वारा जो है इसमें जो है ये विभाजन होता है और फिर यहाँ पर ये सदस्य तैयार हो जाता है। इसको हम लोग इस तरह से पिक्चर बना सकते हैं कि ये इसमें एक सदस्य बन गया जिसमें कि ये नया वाला भाग जो बना ये नया बना है और इसमें भी ये नया वाला भाग इसमें बनता है। तो इस तरह से दो सदस्य यहाँ पर अलैंगिक जनन के रूप में तैयार होता है। और दूसरा लैंगिक प्रजनन भी होता है इसमें। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि इसमें दो डाइटम का सदस्य मिलकर के एक विशेष स्पोर बनाता है, एक विशेष स्पोर बनाता है। इस स्पोर को हम लोग कहते हैं, इस स्पोर को हम लोग कहते हैं ऑक्सोस्पोर। स्पोर बनाता है। यही ऑक्सोस्पोर जो है वृद्धि करता है, अंकुरित करता है। अंकुरित यानी कि वृद्धि करके नया डाइटम बनाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यह अलैंगिक जनन भी करता है और लैंगिक जनन भी करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलैंगिक प्रजनन जब होता है, अलैंगिक प्रजनन में संतान जो उत्पन्न होता है वह क्रमशः यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह छोटा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। तो इस आकार को फिर से अपना मूल रूप में प्राप्त करने के लिए यानी कि अपने आकार को, क्योंकि छोटा होते जा रहा है तो एक समय इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए अपने आकार को पुनः मूल रूप में प्राप्त करने के लिए जब उसको मूल रूप में प्राप्त करना होता है तो ये फिर लैंगिक प्रजनन करता है। लैंगिक प्रजनन में फिर से इसके रूप की वापसी हो जाती है, जो इसकी आकार रहता है उस आकार में ये अपने आप को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से हम यहाँ पर यह जाने कि यह डाइटम किस प्रकार की कोशिकीय संरचना की बनी होती है और इस कोशिकीय संरचना के मुख्य भागे क्या होती है और प्रजनन किस प्रकार से इसमें होती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।